ओके हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग पढ़ रहे थे। क्या क्या पढ़ लिया था जरा बताइए फटाफट। सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा था? डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन देखी थी? कंप्लायंस ऑफिसर की देखी थी। और कंप्लायंस ऑफिसर का सीएस होना जरूरी होता था? अच्छा, इनसाइडर की डेफिनेशन में क्या क्या होता था? इनसाइडर कौन होता था? कनेक्टेड पर्सन एंड अ पर्सन इन पोजेशन ऑफ यूपीएसआई। और कनेक्टेड कौन होता था? 3 पॉइंट्स। तीन कौन से तीन? 6 मंथ से एसोसिएटेड हो, सेकेंड फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन हो, और थर्ड डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय हो। ठीक है, उसके बाद डीम टू बी कनेक्टेड देखे थे और उनके रिलेटिव्स भी देखे थे। ठीक है, रेगुलेशन 3 क्या था? हाँ, ना ही इनसाइडर्स यूपीएसआई कम्युनिकेट कर सकते हैं और ना बाहर वाले यूपीएसआई प्रोक्योर कर सकते हैं। इसके एक्सेप्शंस थे क्या? पहला टेक ओवर ऑफर, ठीक है। सेकेंड, टेक ओवर ना हो लेकिन इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। और दोनों ही सिचुएशन में क्या करना पड़ता था? कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट करना पड़ता था। रेगुलेशन 4 क्या था? ट्रेडिंग व्हेन इन पोजेशन ऑफ यूपीएसआई। यानी अगर हमारे पास यूपीएसआई है तो नॉर्मली ट्रेडिंग करना अलाउड नहीं होता था। किस किस सिचुएशन में अलाउड होता था? फर्स्ट, अगर हाँ दो इनसाइडर के बीच में ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन हो, ठीक है, जिन दोनों के पास यूपीएसआई हो, या फिर ब्लॉक डील मैकेनिज्म के थ्रू हो, या फिर अगर नॉन इंडिविजुअल इनसाइडर वाला क्या पॉइंट था? हाँ राइट, नॉन इंडिविजुअल इनसाइडर का मतलब जो ट्रेड कर रहे हैं वो अलग हो और जिनके पास यूपीएसआई है वो अलग हो और दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। ठीक है, और थर्ड क्या था? ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान था जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ट्रेडिंग प्लान में हम आपको बता रहे थे, सेबी ने ये कहा कि हम आपको ट्रेडिंग करने की परमिशन तो दे रहे हैं लेकिन उसके लिए आपको हमें पहले पूरा प्लान बताना पड़ेगा कि पूरे साल में कब कब कितने कितने रुपए की सिक्योरिटीज परचेज करने पड़ेंगे। अगर उस ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से आप परचेजिंग कर रहे हैं तो अलाउड है। ठीक है, अगर उस ट्रेडिंग प्लान के अलावा आप शेयर की डीलिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वो अलाउड नहीं होगा। अब ट्रेडिंग प्लान के रूल्स एंड रेगुलेशंस देखिए क्या है। रेगुलेशन 5, एन इनसाइडर शैल बी एंटाइटल्ड। आपको ये याद आया ट्रेडिंग प्लान क्या होता था? आपके पिताजी ने साल के पहले में क्या पूछ लिया था? याद है ना ये बात? कहाँ कहाँ जाना है? फिर आपने क्या बताया था? आपने कौन कौन सी डेट्स बताई थी? हाँ, याद आई कौन सी डेट्स? अपनी बर्थडे है ना? हाँ, 14 फेब, ये सब डिस्कस हुआ था। ओके, फिर उन्होंने क्या कहा था? ये सारी डेट्स छोड़ के, ठीक है, बाकी किसी भी दिन। और लास्ट में आपने क्या बोला था? रहने दो। हाँ, याद आ गया ट्रेडिंग प्लान। ठीक है, बस यही है। एन इनसाइडर शैल बी एंटाइटल्ड, एग्जाम में फॉर एग्जाम्पल करके तो नहीं लिखा होगे? An insider shall be entitled to formulate a trading plan in advance. In advance का मतलब क्या हो गया? पहले ही देना पड़ेगा। And present it to the compliance officer. किसको देना पड़ेगा ट्रेडिंग प्लान? कंप्लायंस ऑफिसर को। ये सारे ट्रेडिंग प्लान की अप्रूवल कंप्लायंस ऑफिसर देता है। और अप्रूवल एंड पब्लिक डिस्क्लोजर परसुएंट टू विच, पब्लिक डिस्क्लोजर मतलब कंप्लायंस ऑफिसर को बताना और कंप्लायंस ऑफिसर सबको बता देगा कि ये पूरे साल इतने इतने शेयर्स की ट्रेडिंग करने वाले हैं। ठीक है, in pursuant to which trades may be carried out on his behalf. The compliance officer shall review the trading plan to assess whether the plan would have any potential for violation of these regulations. अब compliance officer पूरा ट्रेडिंग प्लान देखेगा कि क्या कहीं वायलेशन आपके ट्रेडिंग प्लान से इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं हो रही है। अगर इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं हो रही है तो ट्रेडिंग प्लान को अप्रूव कर दिया जाएगा। ठीक है, नाउ ये देखिए, अच्छा पहले ये देख लो ब्लॉक में क्या लिखा हुआ है। मिस्टर एक्स traded in shares of a company as per the trading plan approved by the compliance officer. If at a later stage any UPSI information comes to his knowledge, it will not affect the transaction since Mr. X has already determined to make such transaction. ये बताओ क्या हुआ? If at a later stage any UPSI comes to his knowledge, मतलब शेयर की ट्रेडिंग करना उसने पहले ही अपने ट्रेडिंग प्लान में लिख दिया था। ठीक है, और बाद में जब वो प्लान एग्जीक्यूट करने का समय आया तो उससे रिलेटेड आपके पास कोई यूपीएसआई है। आप बताइए ट्रेड करने की परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? देखो नॉर्मल सिनेरियो क्या होता है, मेरे पास यूपीएसआई है और हम ट्रेड करने जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। हमने तो पहले ही बता दिया था कि हम सच एंड सच मंथ में ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है,
वो प्लान मेरा पहले अप्रूव हो चुका था और आज जब प्लान एग्जीक्यूशन की बारी आई तब उससे रिलेटेड कोई यूपीएसआई मेरे पास है, तो बताओ हमको वो प्लान एग्जीक्यूट करने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, इवन इफ आई एम हैविंग यूपीएसआई। क्यों? क्योंकि यूपीएसआई की वजह से ट्रेड नहीं किया, हमने तो उस ट्रेड के बारे में पहले ही बता दिया था। समझ में आ गया? ठीक है, तो आपने अगर उस ट्रेडिंग के बारे में पहले ही प्लान में अप्रूव कर दिया है, देन इन दैट केस भले ही आपके पास बाद में यूपीएसआई है बट यू विल बी अलाउड टू ट्रेड, और उसको इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं माना जाएगा। ठीक है, अच्छा आप देखो एक लाइन लिखी है, हाउएवर प्री क्लियरेंस ऑफ ट्रेड। पहले तो इसका मतलब क्या हुआ, प्री क्लियरेंस ऑफ ट्रेड। प्री क्लियरेंस मतलब हर ट्रेड के पहले अप्रूवल लेनी पड़ती है, लेकिन ये कह रहे हैं अगर आपने ट्रेड अपने ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से किया है तो भी बताइए प्री क्लियरेंस की जरूरत है। जब आपने साल के बिगनिंग में परमिशन ले ली थी कि हम इस दिन घूमने जाएंगे और आपको अप्रूवल भी मिल गई थी, अब बताओ जब जब घूमने जाओगे फिर पूछ के जाओगे? नहीं, कह रहे अब पूछ के जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो प्री क्लियरेंस ऑफ ट्रेड की रिक्वायरमेंट नहीं है इफ यू आर एग्जीक्यूटिंग अ ट्रेड एज पर एन अप्रूव्ड ट्रेडिंग प्लान। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए इसके वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फर्स्ट, ओवरलैपिंग ऑफ ट्रेडिंग प्लान इज नॉट परमिटेड। ओवरलैपिंग ऑफ ट्रेडिंग प्लान इज नॉट परमिटेड। ओवरलैपिंग समझ गए? आज हमने ट्रेडिंग प्लान दिया 1 साल का, 3 महीने बाद फिर हमने एक ट्रेडिंग प्लान दे दिया कि वो वाला नहीं ये वाला वैलिड होगा। ऐसे तो जब जब आपके पास यूपीएसआई आती जाएगी आप अपने ट्रेडिंग प्लान को चेंज कर लेंगे। इसका मतलब एक बार आपने ट्रेडिंग प्लान बना दिया, अब उसको चेंज नहीं किया जा सकता और दोबारा नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, सो ओवरलैपिंग ऑफ ट्रेडिंग प्लान इज नॉट परमिटेड। ये आ गया फर्स्ट पॉइंट सबको। अच्छा, सेकंड देखिए, सेटिंग आउट वेरियस पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रेड टू बी एग्जीक्यूटेड। कह रहे हर ट्रेड के लिए कुछ पैरामीटर्स मेंशन करने पड़ेंगे। पैरामीटर्स मतलब किस रेट पे ट्रेड करोगे, कितना शेयर खरीदोगे, कितना बेचोगे, डिटेल्स, ये सारे डिटेल्स आपको ट्रेडिंग प्लान में पहले ही मेंशन करने पड़ेंगे। अगर ये चीजें ट्रेडिंग प्लान में लिखी होंगी तो ही वैलिड ट्रेडिंग प्लान माना जाएगा, अदरवाइज नॉट। सेकंड आ गया, ठीक है। थर्ड देखो क्या है, ट्रेडिंग प्लान शैल नॉट एंटेल ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज फॉर मार्केट अब्यूज। मार्केट अब्यूज क्या हुआ? मार्केट अब्यूज, अच्छा नाम से क्या समझ में आ रहा है, अच्छी चीज है। मार्केट अब्यूज समझ रहे हो? कह रहे आपके ट्रेडिंग प्लान से ये ना समझ में आ रहा हो कि कुछ गलत ट्रेड आप करने जा रहे हैं। मार्केट अब्यूज मतलब वही, कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं समझ में आनी चाहिए। मतलब आपके ट्रेडिंग प्लान को देख के ये लगे कि दीज आर जेन्युइन ट्रांजैक्शंस। अगर जेन्युइन ट्रांजैक्शंस नहीं लगेंगे तो वो ट्रेडिंग प्लान अप्रूव नहीं किया जाएगा। अच्छा आगे देखो, कंप्लायंस ऑफिसर टू रिव्यू, अप्रूव और रिजेक्ट द ट्रेडिंग प्लान। ये ट्रेडिंग प्लान बना के हमें किसको देना होगा? कंप्लायंस ऑफिसर को। कंप्लायंस ऑफिसर उसको क्या क्या कर सकता है? रिव्यू कर सकता है, अप्रूव कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। ओके ये देखिए क्या लिखा है, ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ, ट्रेडिंग प्लान वंस अप्रूव्ड शैल नॉट बी रिवोक्ड। आपने पहले ट्रेडिंग प्लान बना दिया, अब ध्यान से समझिए, आपने ट्रेडिंग प्लान बना लिया और आपने कहा हम शेयर परचेज करेंगे, लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बारी आई तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से शेयर परचेज करना सही नहीं है, तो आपने कहा हम वो ट्रेडिंग प्लान रिवोक करते हैं और अब हम नहीं खरीदेंगे। ये भी तो इनसाइडर ट्रेडिंग ही हो गई। आपको समझ में आया कैसे? हमने पहले कहा था हम खरीदेंगे, लेकिन हमें उस प्लान के हिसाब से चलना चाहिए था। आज हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से हमने डिसाइड किया कि हम अपना प्लान ही रिवोक कर रहे हैं, तो इसका मतलब वी आर डिसाइडिंग नॉट टू बाय। तो कह रहे हैं ट्रेडिंग प्लान एक बार बना दिया अब उसको रिवोक नहीं कर सकते। आपने स्टार्टिंग में बता दिया मिसेस दिन घूमने जाएंगे, उस दिन आपका मूड अच्छा हो ना हो, तबीयत अच्छी हो ना हो, आपको जबरदस्ती घूमने जाना ही पड़ेगा। ठीक है, आपके ट्रेडिंग प्लान को किसने अप्रूव किया था? वो आपके कंप्लायंस ऑफिसर हैं। समझ में आया? ठीक है, वो आपके कंप्लायंस ऑफिसर, उन्होंने आपके ट्रेडिंग प्लान को एग्जीक्यूट किया है। फाइन, तो एक बार आपका ट्रेडिंग प्लान बन गया, अब उसको रिवोक नहीं कर सकते। अच्छा अगला समझो, आपने ट्रेडिंग प्लान बनाया, पिताजी ने कहा कब कब घूमने जाओगे बताओगे, बताना है पहले से ही। आपने कहा पूरा ट्रेडिंग प्लान दे रहे हैं और सबसे पहले हम घूमने जाएंगे कल। मतलब समझे? जरा इसको कोरिलेट करिए। मेरे पास आज कोई यूपीएसआई है, ठीक है, और हमें उस यूपीएसआई के हिसाब से शेयर खरीदना था, लेकिन शेयर हम खरीद नहीं सकते, इनसाइडर ट्रेडिंग हो जाएगा। तो हमने पता है क्या किया, आज ट्रेडिंग प्लान दे दिया और उसमें लिख दिया कल खरीद लेंगे। अब जो हम कल शेयर खरीदेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन ट्रेडिंग प्लान, लेकिन देखा जाए तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग है। आपको समझ में आई बात हमने बोला क्या? मेरे पास कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी जिसके हिसाब से
हम कल शेयर खरीद लें तो हमें फायदा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम अगर ऐसे शेयर खरीदेंगे तो इनसाइडर ट्रेडिंग होगी। तो उसके लिए पहले हमने आज ट्रेडिंग प्लान दे दिया और कल उस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया, और बाद में हमने बोला दिस इज एज पर द ट्रेडिंग प्लान। कह रहे हैं ऐसा नहीं है, पॉइंट पढ़ो कैसा है। commencement of trading not earlier than 120 days from the public disclosure of the plan। यानी आज अगर तुमने ट्रेडिंग प्लान दिया है तो पहली ट्रेडिंग कब कर सकते हो? 120 दिन बाद। समझ में आया? ठीक है। तो आज अगर आपने बोला है कि हमें घूमने जाना है तो पहला घूमने का मौका आपको कब मिलेगा? ट्रेडिंग प्लान देने के 120 डेज बाद। पता है क्यों? 120 डेज में एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर मान लो आज तुम्हारे पास कोई यूपीएसआई है भी तो 120 दिन में वो जनरली अवेलेबल हो जाएगी। तो 120 दिन तक वो यूपीएसआई नहीं रहेगी, फिर आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर लीजिए, ठीक है। 7th कह रहे हैं यूपीएसआई नॉट इन पोजेशन फ्रॉम फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान टू इम्प्लीमेंटेशन। कह रहे हैं ये जरूर चेक किया जाएगा कि जिस टाइम आप ट्रेडिंग प्लान बना रहे हैं उस टाइम आपके पास यूपीएसआई नहीं थी, ठीक है। यानी जिस टाइम ट्रेडिंग प्लान बनाया जा रहा है उस टाइम यू वर नॉट हैविंग एनी यूपीएसआई, तब तो आप वो ट्रेडिंग प्लान बना सकते हैं, अदरवाइज वो ट्रेडिंग प्लान बनाना अलाउड नहीं होगा। क्लियर? एनी डाउट? ठीक है। चलो अब देखिए यही सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। द ट्रेडिंग प्लान वंस अप्रूव्ड शैल बी इररिवोकेबल। ये हम लोगों ने देखा था, अगर ट्रेडिंग प्लान एक बार बना दिया गया तो वो क्या हो जाता है? इररिवोकेबल। एंड द इनसाइडर शैल मैंडेटरली हैव टू इम्प्लीमेंट द प्लान। एक बार बन गया अब उसको वो प्लान इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। without being entitled to either execute any trade outside the scope of trading plan or deviate from it। मतलब बताओ इस लाइन का मतलब क्या हुआ? without being entitled to execute any trade outside the scope or to deviate from it। ट्रेड नहीं कर सकते। कह रहे हैं ट्रेडिंग प्लान में जो लिखा है जितना लिखा है उतना ही करना है, उसके बाहर जाके या उससे डेविएट होके हम प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। जितना ट्रेडिंग प्लान में लिखा है बस उतनी ही ट्रेडिंग, उतना ही अलाउड होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये दिया है क्या आपके में? इन केस ऑफ नॉन इम्प्लीमेंटेशन, ये पैराग्राफ नहीं होगा ना शायद? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ खास नहीं है, अमेंडमेंट नहीं है, कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है बस। अच्छा इसके बाद ये वाला आइए, द कंप्लायंस ऑफिसर शैल अप्रूव और रिजेक्ट द ट्रेडिंग प्लान विद इन 2 ट्रेडिंग डेज ऑफ रिसर्च ऑफ द ट्रेडिंग प्लान। किसको ट्रेडिंग प्लान हमने बना के दिया था? कंप्लायंस ऑफिसर को। वो कितने दिन के अंदर अप्रूव या रिजेक्ट करेगा? 2 दिन के अंदर, ठीक है। एंड नोटिफाई द अप्रूव्ड प्लान टू द स्टॉक एक्सचेंज ऑन विच सिक्योरिटीज आर लिस्टेड। पढ़िए एग्जाम्पल। मिस्टर ए सबमिटेड हिज ट्रेडिंग प्लान। कौन एक्सप्लेन करेगा क्या लिखा है ये? वेट, और कौन ट्राई करेगा? ओके और कौन ट्राई करेगा? आर्यन ट्राई करो। अब तुमने पढ़ना शुरू किया ना कि अच्छा हमसे भी पूछा जा सकता है। जिनको जिनको आ गया एक बार हाथ उठाइए, रेज योर फुल हैंड्स प्लीज। हाँ अभी आप फुल हैंड नहीं उठाते, ऐसे बताते हैं हमारा भी ऑर्डर लिख लो, है ना। और कौन बता सकता है? जानवी ट्राई। अच्छा ठीक है फिर रुक जाओ। हाँ आर्यन आ गया तो फिर क्या फायदा। हाँ 1 सेकेंड तो शायद। फिर क्या हुआ? ऐसे स्टार्ट करो एक बार। क्या हुआ? बहुत साल पहले, हाँ मिस्टर ए के पास कुछ ट्रेडिंग प्लान था। ट्राई करो। फिर क्या हुआ? उसका ट्रेडिंग प्लान उसने सबमिट किया, फिर अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ? उसका ट्रेडिंग प्लान हो गया था किस कंडीशन पे? हाँ हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा इससे रिलेटेड, कितने दिन के बाद एग्जीक्यूट होता है? 120 डेज।
अब इसी से रिलेटेड सोचो, उसने कहा हम ट्रेडिंग प्लान दे रहे हैं और वो ट्रेडिंग प्लान 120 दिन बाद अप्रूव हो जाएगा, मतलब एप्लीकेबल हो जाएगा। और उसने कहा जो मेरे पास यूपीएसआई आज है वो 120 दिन में जनरली अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो 120 दिन में वो यूपीएसआई जनरली अवेलेबल नहीं हुई, तो बताओ वो ट्रेड कर सकता है कि नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता है, वो डिफर हो जाएगा ट्रेडिंग प्लान। कब तक के लिए डिफर हो जाएगा? जब तक वो यूपीएसआई जनरली अवेलेबल ना हो जाए। ठीक है, फाइन। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग कह रहे हैं ये ट्रेडिंग प्लान कंप्लायंस ऑफिसर को देंगे। कंप्लायंस ऑफिसर अगर ट्रेडिंग करना चाह रहा है तो वो भी तो इंसान है, वो अपना ट्रेडिंग प्लान, मतलब पिताजी घूमने जाना चाह रहे हैं, ठीक है, आप अपना खुश कितने आप हो गए, आप अपना कंप्लायंस ऑफिसर मतलब पिताजी से अप्रूवल ले रहे, तो पिताजी भी तो घूमने जाना चाह रहे हैं। अब अगर कंप्लायंस ऑफिसर अपना कोई ट्रेडिंग करना चाह रहा है तो उसको भी ट्रेडिंग प्लान बनाना पड़ेगा, तो अपना ट्रेडिंग प्लान क्या वो खुद अप्रूव करेगा? बताओ, पिताजी घूमने जाना चाहते तो किससे पूछना पड़ेगा? किससे पूछना पड़ेगा? दादाजी से पूछना पड़ेगा। हमें लगा मम्मी से पूछना पड़ेगा घूमने जाने के पहले, है ना? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, समझ में आया? देखो क्या लिखा है, who will be the approving authority for trade done by compliance officer or his immediate relatives as insider। वैसे घर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मम्मी ही है ना, कुछ भी हो जाए फाइनल अप्रूवल वहीं से होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शैल बी अप्रूविंग अथॉरिटी, यानी अगर कंप्लायंस ऑफिसर ट्रेड करना चाह रहा है, कंप्लायंस ऑफिसर का ट्रेडिंग प्लान है, तो कौन अप्रूव करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इन सच केसेस and may stipulate such procedures as are deemed necessary to ensure compliance with these regulations। ठीक है, फाइन। चलो ये एक केस है, इसमें रीड लिख लीजिए, ये पढ़ लेना, हर केस की तरह छोड़ मत देना, छोटा सा इसको रीड कर लीजिएगा। और अब आइए रेगुलेशन 7 में, हम लोग ने 3 पढ़ ली, 4 पढ़ ली, 5 पढ़ ली और अब 7 पढ़ने वाले हैं। बताओ 3 कौन सी थी? रिस्ट्रिक्शन ऑन कम्युनिकेशन। 4 कौन सी थी? ट्रेडिंग व्हेन इन पोजेशन ऑफ यूपीएसआई। 5 कौन सी थी? ट्रेडिंग प्लान। और अब देखो ये 7 है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ये कह रहा है कि कुछ लोगों को, जो भी कंपनी के प्रमोटर्स डायरेक्टर्स हैं, इनको अपनी होल्डिंग डिस्क्लोज करनी पड़ेगी कि जब हम कंपनी में आए तब मेरे पास कितने कितने शेयर्स थे, मतलब ये जो भी ट्रेडिंग करेंगे उसका डिस्क्लोजर इनको करना पड़ेगा। सबसे पहले बताओ, अगर लिखा है इनिशियल डिस्क्लोजर एंड कॉन्टिन्यूअल डिस्क्लोजर, इनिशियल डिस्क्लोजर का मतलब क्या हुआ? पहली बार, एक बार। और कॉन्टिन्यूअल डिस्क्लोजर का मतलब क्या हुआ? हमेशा करना पड़ेगा। इनिशियल डिस्क्लोजर देखो किसको करना है, कब करना है, देखिए किसको किसको करना है? प्रमोटर, मेंबर्स ऑफ प्रमोटर ग्रुप, डायरेक्टर, केएमपी। किसको किसको करना है? प्रमोटर को, मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप को, डायरेक्टर को, केएमपी को। क्या डिस्क्लोज करना है? टू डिस्क्लोज होल्डिंग ऑफ देयर सिक्योरिटीज टू द कंपनी। होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज टू द कंपनी मतलब उनके पास कंपनी के कितनी कितनी सिक्योरिटीज हैं। कितने दिन में करना है? विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ देयर अपॉइंटमेंट। जिस दिन उनका अपॉइंटमेंट हुआ है वहां से 7 दिन के अंदर इनको बताना है। तो ये वन टाइम ही तो हुआ, जब वो अपॉइंट हुए वहां से 7 दिन के अंदर उनको बताना है कि उनके पास कंपनी की कितनी कितनी सिक्योरिटीज हैं। कॉन्टिन्यूअल डिस्क्लोजर में देखो, प्रमोटर को करना है, मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप को करना है, डेजिग्नेटेड पर्सन। अगर आप ध्यान दो तो ये डेजिग्नेटेड पर्सन वर्ड इधर नहीं लिखा था, ये है कौन अभी बताएंगे आगे। और डायरेक्टर टू डिस्क्लोज टू द कंपनी द नंबर ऑफ सच सिक्योरिटीज एक्वायर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ। इन्होंने कितने खरीदे, कितने बेचे, ठीक है, कितने दिन के अंदर, विद इन 2 trading days ऑफ सच ट्रांजैक्शन। कितने दिन के अंदर बताने हैं? 2 दिन के अंदर। इफ द वैल्यू ऑफ सच सिक्योरिटीज ट्रेडेड whether in one transaction or a series of transaction is in excess of 10 lakh rupees। यानी सम अप करके समझिए, प्रमोटर्स, मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप और डेजिग्नेटेड पर्सन, अगर इन्होंने शेयर की खरीद बेच करी है जिसकी वैल्यू 10 लाख या उससे ज्यादा है, तो जिस दिन उन्होंने ट्रांजैक्शन करा है उसके 2 दिन के अंदर इनको इंटीमेट करना होगा। समझ आ गई पूरी बात? 2 होगा। इनिशियल डिस्क्लोजर कब करना था? जिस दिन अपॉइंट हुए हैं वहां से कितने दिन के अंदर? 7 days के अंदर। कॉन्टिन्यूअल डिस्क्लोजर कब करना था? जब जब शेयर की ट्रेडिंग करी है और उसकी वैल्यू 10 लाख से ज्यादा की है उसके 2 दिनों के अंदर। ठीक है, फाइन।
इनको कंपनी को बताना है एंड कंपनी टू नोटिफाई द स्टॉक विद इन 2 days, यानी ये लोग बताएंगे कंपनी को और कंपनी बताएगी किसको, स्टॉक एक्सचेंज को। और थर्ड वाला कॉलम देखो किसके लिए है, डिस्क्लोजर बाय अदर कनेक्टेड पर्सन, any other connected person or class of connected person to make disclosure of holdings and trading in listing securities as prescribed, इनको भी इन्फॉर्म करना होगा। अब देखो नीचे इसी का ही डिस्क्रिप्शन दिया है पूरा, अगर चार्ट से कर लिया है तो ठीक है, इसमें डिटेल में करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये पढ़ो जरा, ये दूसरा चार्ट है, टॉपिक वही है, दूसरा चार्ट है, अलग अलग करके दिया हुआ है, इसको एक बार रीड करिए। हु, व्हाट एंड व्हेन, वही चीज है पूरा, ठीक है, इसको एक बार रीड करिए। आई जस्ट बी बैक।
हो गया? बड़ा पढ़ रहे थे ना जैसे। ये बताओ इसमें हु व्हाट व्हेन में अलग अलग लिखा है कि वही चीज लिखी है? पक्का? ओके। डेजिग्नेटेड देखिए, ऐसे देखिए, जो प्रमोटर है उसको इनिशियल और कॉन्टिन्यूअल करना है, डायरेक्टर को इनिशियल कॉन्टिन्यूअल करना है, केएमपी को और डेजिग्नेटेड को सिर्फ कॉन्टिन्यूअल करना है। ठीक है, डेजिग्नेटेड कौन है अभी आगे आएगा। यहां तक कोई डाउट? अच्छा, अब ध्यान से समझिए, इतना सब कुछ करने के बाद भी सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग को नहीं रोक पाया। ठीक है, ट्रेडिंग प्लान बना दिया, सब कुछ कर दिया, ठीक है, सब कुछ करने के बाद भी इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं रोक पाया, तो सेबी ने कहा, लोगों के ऊपर छोड़ दिया कि जो इनसाइडर ट्रेडिंग की खबर देगा उसको इनाम मिलेगा। समझ में आया? पिताजी ने इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगाए, फिर भी आपको नहीं रोक पाए और आप भाग गए। ठीक है, अब पिताजी ने इनाम निकलवा दिया कि जो पकड़ के लाएगा उसको इनाम मिलेगा। आपको वैसे क्या लगता है कितना इनाम रखेंगे आपके वापस आने का? हाँ हाँ, वो कहेंगे रहने दो। हाँ अच्छा, ज्यादा से ज्यादा किसी को लेके आ जाएगा, है ना? अच्छा ठीक है। सो सेबी ने भी कुछ ऐसा किया और लॉन्च करी, देखो क्या, इन्फॉर्मेंट इंसेंटिव एंड रिवॉर्ड। अब नाम से समझो, इन्फॉर्मेंट, इन्फॉर्म खबरी जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इंसेंटिव एंड रिवॉर्ड। और देखो 2019 में लेकर आए, ये रेगुलेशन 15 में आई थी। 4 साल इनको भरोसा था अपने ऊपर कि हम रोक लेंगे, फिर 4 साल में भरोसा टूट गया कि हमसे इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं रुक पा रही है, तो उन्होंने कहा चलो ये करके देखते हैं। ओके, सो प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, थर्ड अमेंडमेंट रेगुलेशन प्रिस्क्राइबिंग फॉर incentive and reward for informant who submit to the SEBI a voluntary information disclosure relating to any alleged violation of insider trading laws that has occurred, is occurring or has a reasonable belief that it is about to occur। बताओ क्या मतलब हुआ? कह रहे हैं कौन इन्फॉर्मेंट किस चीज की इंफॉर्मेशन देगा? वायलेशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग लॉ दैट हैज अकर्ड, इनसाइडर ट्रेडिंग हो गई है, इन नहीं है, ये इज है, इज अकरिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है, और हैज अ रीजनेबल बिलीव दैट इट इज अबाउट टू अकर। इस बात की खबर, इस बात का वॉलंटरी डिस्क्लोजर अगर आप सेबी को देंगे तो सेबी आपको इनाम देगी। ठीक है, यही डेफिनेशंस में आप देखो तो इन्फॉर्मेंट आया था, हमने आपसे कहा था इसके बारे में हम आगे बताएंगे, याद है आपको? याद करो, ईईटी में पढ़ा था, देखो जाके डेफिनेशंस में एक पॉइंट आया था इन्फॉर्मेंट। मिला? वहां नहीं पढ़ाया था, हमने आपसे कहा था हम आपको वक्त आने पे बताएंगे, आज वो वक्त आ गया। ओके, वापस आ जाओ। ब्रीफ प्रोसेस फ्लो ऑफ सबमिशन टू सेबी देखिए जरा। एन इन्फॉर्मेंट शैल सबमिट ओरिजिनल इंफॉर्मेशन इन वॉलंटरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर फॉर्म टू द ऑफिस ऑफ इन्फॉर्मेंट प्रोटेक्शन ऑफ सेबी। तो जो भी ये इन्फॉर्मेंट है वो एक वॉलंटरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर फॉर्म भरेंगे और सेबी के ऑफिस में सबमिट कर देंगे। The format and the manner of the form shall be as set out in Schedule D and may be submitted by the legal representative of the informant। या तो आप अपने legal representative से खबर भिजवा दीजिए, और अगर आप legal representative से नहीं भिजवाते हो तो आपको खुद जाके देनी पड़ेगी। If the informant does not submit the form through a legal representative, SEBI may require the informant to appear in person or ascertain his identity and veracity of the information। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप समझ गए? या तो अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू इन्फॉर्मेशन भिजवाओ, अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू नहीं भिजवा रही हो तो आपको खुद आके देना पड़ेगा, क्योंकि सेबी ये चेक कर रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि रिवॉर्ड लेने के लिए फर्जी लोग बता रहे हैं। ये भी तो बहुत हो सकता है, जैसे ही उन्होंने कहा कि इनसाइडर ट्रेडिंग बताओ हम रिवॉर्ड देंगे, बड़ी चिट्ठियां आने लग गई, हाँ हाँ इनसाइडर ट्रेडिंग हो रहा है, सिर्फ किस लिए आप समझ गए? फर्जी क्लेम। कह रहे हैं फर्जी क्लेम ना हो इसलिए उसकी वेरासिटी चेक करी जाएगी दैट द इंफॉर्मेशन व्हिच दे आर गिविंग इज ट्रू और नॉट। ओके, the informant while submitting the voluntary information form, बताना इसका मतलब, shall expunge the information which could reasonably be expected to reveal his or her identity। obviously जो information दे रहा है क्या पब्लिकली उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी जाएगी? नो। तो ये कह रहे हैं फॉर्म भरते वक्त अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जिससे उसकी आइडेंटिटी रिवील हो सकती है तो उस पोर्शन को वो क्या कर देगा? एक्सपंज मतलब रिमूव कर देगा।
ठीक है. इफ एक्सपंजिंग द इंफॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल, द इन्फॉर्मेंट में आइडेंटिफाई सच इंफॉर्मेशन that he believes could reasonably be expected to reveal his identity. मतलब उसे सेबी को बता दिया और सेबी से कहा कि देखो हम तुम्हें बता रहे हैं लेकिन मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए. ठीक है, आपके दोस्त ने ही बता दिया कि वहां भागा हुआ है वो दोस्त आपका कौन हो गया, आप समझ गए? इन्फॉर्मेंट, जिसके साथ आप रोज बैठते थे, उसी ने आपके पिताजी को बता दिया कि हाँ वो तो रोज भागने की बात कर ही रहा था, कह रहा था मोती झील जाएंगे. ठीक है, तो आपके दोस्त ने पैसे के चक्कर में ये किया और आपके पिताजी को बोल दिया कि देखो हम आपको बता रहे हैं लेकिन मेरी आइडेंटिटी बाहर नहीं जानी चाहिए. समझ गए पूरी कहानी? आपसे कितनी मिलती जुलती है ना. हाँ ओके, बस अब वही जो चार्ट में लिखा है उसको यहाँ लिख दिया सेम. पढ़ लो एक बार ना, आपको लगेगा हमने छुड़वा दिया. ठीक है, सेम पॉइंट्स. ठीक है, चलो अब आइए कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर एंड कंडक्ट. चैप्टर 4 ऑफ सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग डील्स विद कोड्स टू बी डॉक्यूमेंटेड एंड फॉलोड बाय लिस्टेड कंपनी. इसके अलावा सेबी ने कहा कि हर कंपनी को अपने यहाँ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाने पड़ेंगे खुद के. कोड एंड पॉलिसी, यही तो हुई पॉलिसी, मतलब वो जो अपनी खुद बना रहे. कह रहे हैं हम तो जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, इसके अलावा आपको अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाने पड़ेंगे, यानी आपको कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी. दो कोड्स प्रिस्क्राइब्ड, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना एग्जाम के लिए. पहला है कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर. सेबी ने कहा कि आप अपना एक पॉलिसी बनाइए कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर की. जितनी कम इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहेगी, इनसाइडर ट्रेडिंग के चांसेस उतने कम होंगे कि ज्यादा? जितनी कम इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहेगी, इनसाइडर ट्रेडिंग होने के चांसेस उतने कम होंगे. तो इन्होंने कहा कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर, कोशिश करो हर इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी डिस्क्लोज कर दो. जितनी जल्दी इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट होगी, डिसेमिनेट समझते हो, फैल जाएगी, उतनी ही इनसाइडर ट्रेडिंग होने के चांसेस कम होंगे. तो पहले उन्होंने खुद रोकने की कोशिश करी, फिर इन्फॉर्मेंट से कहा तुम बता दो, और लास्ट में कंपनी से कहा तुम लोग भी कुछ करो, अपनी खुद की पॉलिसी बनाओ. और पॉलिसीज में पहला क्या है? कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर. अब देखो फेयर डिस्क्लोजर है, एक है कोड ऑफ कंडक्ट. पहले फेयर डिस्क्लोजर के प्रिंसिपल्स हैं जो शेड्यूल ए में दिए हुए हैं. देखिए फेयर डिस्क्लोजर में क्या, इसमें आप चाहो तो सिर्फ हेडिंग्स कर सकते हो. प्रॉम्प्ट पब्लिक डिस्क्लोजर, बताओ क्या होगा इसका मतलब? कोई 5-6 पॉइंट कर लेना सफिशिएंट है. प्रॉम्प्ट पब्लिक डिस्क्लोजर मतलब जो भी कोई इंफॉर्मेशन हो उसको इमीडिएटली पब्लिक में डिस्क्लोज कर दो. जितनी जल्दी पब्लिक में डिस्क्लोज करोगे वो यूपीएसआई नहीं रहेगी, तो इनसाइडर ट्रेडिंग के चांसेस नहीं होंगे. यूनिफॉर्म एंड यूनिवर्सल डिसेमिनेशन, हाँ बताना है तो सबको एक टाइम पे बताओ. ऐसा ना हो कि पहले डायरेक्टर को बताई, फिर शेयर होल्डर को बताई, फिर पब्लिक को बताई. यूनिफॉर्म एंड यूनिवर्सल डिसेमिनेशन, एक ही समय पे सारी. इसीलिए देखिए कंपनी ज्यादातर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, फिर सीधे प्रेस रिलीज निकाल देते हैं. प्रेस रिलीज समझ गए, मतलब मीडिया को इन्फॉर्म कर देते हैं. मीडिया को इन्फॉर्म करने का मतलब ये क्या हो गया? डिसेमिनेशन, पब्लिक को बता दिया. थर्ड कह रहे हैं डेजिग्नेशन ऑफ अ सीनियर ऑफिसर एज अ चीफ इन्वेस्टर रिलेशन ऑफिसर टू डील विद डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ यूपीएसआई. ये थर्ड पॉइंट में क्या कह रहे हैं? किसको अपॉइंट कर लो? कह रहे हैं एक ऑफिसर अपॉइंट कर लो, जो कौन होगा? चीफ इन्वेस्टर रिलेशन ऑफिसर. इसका काम ही होगा खबरें फैलाना, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि तुम्हें क्या करना है? डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जल्दी से जल्दी हर इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर दो ताकि इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो. ये भी देखो भाई, ये प्रॉम्प्ट डिसेमिनेशन सेम. एप्रोप्रिएट एंड फेयर रिस्पॉन्स टू क्वेरीज, ये क्या हुआ? एप्रोप्रिएट एंड फेयर रिस्पॉन्स टू क्वेरीज. कह रहे हैं अगर कंपनी से कुछ पूछा जाए तो इमीडिएटली बता दो, अगर आप बताएंगे नहीं तो र्यूमर आ जाएगी. जैसे आपका मूड खराब था, अब घर वाले आपसे पूछ रहे बताओ बताओ बताओ, आपने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया. वो आपसे पूछ रहे बताओ बताओ क्या हुआ, आप नहीं बता रहे हो. फिर दोस्त ने बताया अरे मैटर हो गया इनका. ये समझते हो लैंग्वेज? हाँ हाँ माई लैंग्वेज तो है, मैं हाँ कानपुर की लैंग्वेज है, मैटर हो गया है. ठीक है, पता नहीं क्या बोलते हैं लोग ना यहाँ के, मैटर हो गया है. एनीवेज, अब बताइए दोस्त ने बताया मैटर हो गया इसलिए मूड खराब है, तो बताओ पिताजी मानेंगे कि नहीं मानेंगे? उनको की बात तो सही है, मूड खराब है, एक दिन से कमरा नहीं खोला है.
अगर आप एक बार में बता देते नहीं मैटर नहीं हुआ, दूसरा मैटर हुआ है, वो रिजल्ट आ गया है। आप समझ रहे हो हुआ क्या? उन्होंने आपसे पूछा, आपको एक बार में बता देना चाहिए, लेकिन अगर आपने नहीं बताया तो कोई और कुछ बता देगा। इसको कहते हैं रूमर्स। सुना है आपने? तो वो कंपनी से कह रहे हैं जो पूछा जाए चुपचाप बता दो फटाफट। अगर आप नहीं बताओगे, अब अंबानी जी दिख नहीं रहते एक हफ्ते से, सबने पूछा मर गए मर गए, कंपनी से कोई जवाब नहीं आया, कुछ नहीं, बाहर गए थे घूमने। अब अगर कंपनी जवाब नहीं दे रही है तो बताओ लोग क्या समझेंगे, मर ही गए होंगे, तभी नहीं बता रहे हैं। ऐसे ही होता है ना, वही कह रहे हैं देखो, एप्रोप्रिएट एंड फेयर रिस्पॉन्स ऑन न्यूज रिपोर्ट्स एंड रिक्वेस्ट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्केट रूमर्स बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, ensuring that information shared with analyst and research personnel is not यूपीएसआई। जो इन्फॉर्मेशन आप ऐसे एनालिस्ट या रिसर्च वालों के साथ शेयर कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन यूपीएसआई ना हो। ओके, इसके बाद देखो इसमें 4-5 पॉइंट्स, 5 कर लेना सफिशिएंट है। अच्छा 5 के 8 तो बना लोगे? हाँ हाँ, ये तो कला है आपके अंदर, 5 तो बहुत बोल दिए हमने, 2 के 8 बना सकते हैं। कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर, ये देखो ऊपर क्या था, ये है कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर, जिसके ये क्या थे, प्रिंसिपल्स। दीज आर द प्रिंसिपल्स फॉर कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर। और यहाँ पे देखो लिखा है कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर। अब इनको क्या करना होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाएंगे फर्स्ट, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी टू फॉर्मुलेट एंड पब्लिश अ कोड ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स फॉर फेयर डिस्क्लोजर। यानी हर कंपनी में कौन सी अथॉरिटी होगी जो ये बनाएगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बाद नेक्स्ट देखो, the board of directors of a listed company shall make a policy for determination of legitimate purpose as a part of code of fair disclosure। हमको बताओ ये वर्ड कहाँ आया था, कह रहे हैं लेजिटिमेट पर्पस क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका भी पॉलिसी बनानी पड़ेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। हाँ, कहाँ पढ़ा था लेजिटिमेट पर्पस? क्या बात कर रहे हो, बोर्ड्स में था, क्लास 5th में भी तो था। कम ऑन, इसी चैप्टर में था बेटा। लेजिटिमेट पर्पस एज फार एज इनसाइडर ट्रेडिंग इज कंसर्न। कहाँ पढ़ा था, रेगुलेशन 3 में, 3 में पढ़ा था कि हम शेयर नहीं करेंगे और वो प्रोक्योर नहीं करेंगे एक्सेप्ट फॉर लेजिटिमेट पर्पसेस। याद आया ये पॉइंट? लेजिटिमेट पर्पस क्या होगा क्या नहीं होगा, ये देखो ये पॉइंट था वहां पर। लेंडर्स, कोलैबोरेटर, पार्टनर, कस्टमर, सप्लायर, मर्चेंट बैंकर, इन सबको अगर हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो क्या मानी जाती थी, लेजिटिमेट पर्पस। ठीक है, कह रहे हैं इसकी भी पॉलिसी आपको बनानी पड़ेगी कि कौन सा पर्पस लेजिटिमेट है, कौन सा लेजिटिमेट नहीं माना जाएगा। तो ये पहला हो गया कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर, जिसके वो प्रिंसिपल्स थे और कोड के ये 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, दूसरा कौन सा बनाना था, कोड ऑफ कंडक्ट। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एवरी लिस्टेड कंपनी and the board of directors or head of the organization of every intermediary shall ensure that chief executive officer, managing director formulate code of conduct with their approval to regulate, monitor and report trading by its designated person। कह रहे हैं designated person जो भी ट्रेडिंग करेंगे उसकी इंफॉर्मेशन इमीडिएटली दे दी जाएगी कंपनी को। देखो यहाँ पे डेफिनेशन दी होगी कहीं डेजिग्नेटेड पर्सन की, ये देखिए यहाँ पर आओ, ये पैराग्राफ दिए है सबके में। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सच अदर एनालॉगस अथॉरिटी शैल इन कंसल्टेशन विद कंप्लायंस ऑफिसर स्पेसिफाई द डेजिग्नेटेड पर्सन टू बी कवर्ड बाय कोड ऑफ कंडक्ट। अब बताओ डेजिग्नेटेड पर्सन का क्या पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? आज सुबह ही मॉड्यूल 1 वालों को भी कह रहे थे, बड़ा गजनी पता है कौन होता है? बड़ा गजनी, गजनी पता है कौन था? उसी का ही एक बड़ा भाई आया है मार्केट में, बड़ा गजनी। डेजिग्नेटेड पर्सन का क्या पढ़ा था, किस टॉपिक में पढ़ा था? ट्रेडिंग प्लान में पढ़ा था। अच्छा, किस में पढ़ा था? नाम बताओ क्या थी रेगुलेशन की? बहुत सही, रेगुलेशन नंबर ना बताओ, टॉपिक बताओ। अच्छा, बातें आप ऐसी रेगुलेशन 7, रेगुलेशन 5, जैसे हम सेक्शंस की बिना बात ही नहीं करते। नाम बताओ किस में पढ़ा था? डिस्क्लोजर्स में पढ़ा था, कुछ लोग ट्रेडिंग प्लान में ले गए, वहां कहीं भी पढ़ा ही होगा। अरे डिस्क्लोजर में पढ़ा था, डेजिग्नेटेड पर्सन को इनिशियल और कॉन्टिन्यूअल दोनों करनी होती थी। क्या करें हम, यहीं समाधि ले लें?
डेजिग्नेटेड वालों को इनिशियल और कॉन्टिनल दोनों करनी पड़ती थी। अच्छा, आलस पता इतना है, पन्नी भी नहीं पलट रहे इतनी देर में। हमारी शक्ल देखने की खुद ही बताओ आंसर। एक दिमाग पे जोर कहाँ दे रहे हो? इनिशियल और कॉन्टिनल दोनों करना पड़ता था। हम ही को देख, ये नहीं कि कह रही अभी रुको, खुद ही कहाँ पन्ने पलट के जाए, अभी 2 मिनट बाद बोलेंगे, देखना खुद ही। 1 घंटे क्लास है, कितना सस्पेंस रखेंगे। एक पन्ना पलटना है बस आपको। हमारी तो स्क्रीन में बड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, आप तो क्यों पलटने नहीं पलट रहे। रुको रुको बताएंगे। इनको दोनों इनिशियल और कॉन्टिन्यूअल दोनों, सिर्फ इनिशियल, सिर्फ कॉन्टिन्यूअल। कौन है ये डेजिग्नेटेड पर्सन? अभी टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? कोड ऑफ कंडक्ट की कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर? फेयर डिस्क्लोजर पे पढ़ना बाकी है, पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ा था उसमें? पहले क्या थे? प्रिंसिपल्स थे, प्रिंसिपल्स थे। हाँ हाँ, प्रिंसिपल्स थे कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर। देखो 3 बार हमने पूछा तो प्रिंसिपल थे कि नहीं थे। अभी हम आपका नाम 3 बार पूछ लेंगे ना तो आप कंफ्यूज हो, यही रखा है, यही था कि चेंज, ऐसा तो नहीं हम यहाँ निकले उन्होंने नाम बदल दिया हमारा। प्रिंसिपल ही तो पढ़े थे, और उसके बाद 2 पॉइंट्स और पढ़े थे कोड के कि ये कौन बनाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाएंगे। और दूसरा क्या था? नहीं नहीं, दूसरा पॉइंट क्या था? लेजिटिमेट पर्पस, जिसमें वो सारे नाम पढ़े थे। अब ठीक है। अच्छा, हम लोग पढ़ ये रहे थे कि डेजिग्नेटेड पर्सन कौन कौन होते हैं। देखिए, एंड शैल इंक्लूड, मार्क करिए पॉइंट्स, कौन कौन होते हैं डेजिग्नेटेड पर्सन? एम्प्लॉइज ऑफ सच लिस्टेड एंटिटी, इंटरमीडियरी, फिड्यूशरी डेजिग्नेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल रोल, एम्प्लॉइज ऑफ मटेरियल सब्सिडरी। मटेरियल सब्सिडी पूछेगी, रहन दे ना, रहन देते हैं। हाँ, बस एक के नोट्स बना लिए तो याद हो गया चैप्टर। एम्प्लॉइज ऑफ मटेरियल सब्सिडरी, कह रहे हैं उस कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं, उसकी मटेरियल सब्सिडरी के जो एम्प्लॉइज हैं। ऑल प्रमोटर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी एंड प्रमोटर्स हु आर इंडिविजुअल्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड एम्प्लॉय 2 लेवल बिलो सीईओ। ये बताओ क्या हुआ? कह रहे सीईओ माना जाएगा डेजिग्नेटेड, एंड एम्प्लॉइज अप टू 2 लेवल बिलो सीईओ। सी, ये तो हिंदी ट्रांसलेशन हुआ। सीईओ के जूनियर्स, समझ गए? जूनियर जो है वो भी कवर्ड हो जाएंगे। एनी सपोर्ट स्टाफ ऑफ लिस्टेड एंटिटी, इंटरमीडियरी फिड्यूशरी सच एज आईटी स्टाफ। आपको पता है सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो भी होती है आईटी स्टाफ को तो पता ही होती है। आपने जो भी जैसे पासवर्ड रखे हैं या जो भी इंफॉर्मेशन मेल पे रखी है, जहां कहीं भी रखी है, उसका पूरा बैकअप तो किसके पास है? आईटी डिपार्टमेंट के पास। तो आईटी डिपार्टमेंट के पास तो है ही सारी इंफॉर्मेशन, वो भी डेजिग्नेटेड एम्प्लॉइज मान लिए जाएंगे। ठीक है, ये सब के सब डेजिग्नेटेड एम्प्लॉई हैं और इनको कॉन्टिन्यूअल डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। अब देखो जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं वो किसके हैं? कोड ऑफ कंडक्ट के। ऊपर जो पढ़े थे वो प्रिंसिपल्स थे कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर के, और ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं कोड ऑफ कंडक्ट के। पहला है, कंप्लायंस ऑफिसर शैल रिपोर्ट टू द बोर्ड and shall provide reports to the chairman of audit committee. Audit committee or to the chairman of board of director at such frequency as may be stipulated but not less than once a year. कौन किसको क्या बता रहा है? हमें लगा आप कहेंगे आप हमको इनसाइडर ट्रेडिंग बता रही हैं। कंप्लायंस ऑफिसर रिपोर्ट करेगा किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ठीक है, या फिर चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी को। कितने कितने टाइम में? एटलीस्ट वंस अ ईयर। ये देखिए क्या लिखा है, ऑल इंफॉर्मेशन शैल बी हैंडल्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ नीड टू नो बेसिस। नीड टू नो बेसिस समझ गए? कोई भी पर्सन अगर आपसे कोई इंफॉर्मेशन पूछेगा तो उसको बताने के पहले ये देखा जाएगा कि उसको बताने की जरूरत है कि नहीं है। नीड टू नो बेसिस, तभी तो इंफॉर्मेशन फैलती है। ठीक है, किसी ऐसे पर्सन ने इंफॉर्मेशन मांगी जिसका उस इंफॉर्मेशन से कोई लेना देना नहीं था, तो उसको वो इंफॉर्मेशन शेयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑल इंफॉर्मेशन शैल बी हैंडल्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ नीड टू नो बेसिस एंड नो यूपीएसआई शैल बी कम्युनिकेटेड टू एनी पर्सन एक्सेप्ट इन फर्दरेंस ऑफ लेजिटिमेट पर्पस। बताओ अब आ गया पॉइंट समझ में? किसी को भी अगर यूपीएसआई बताएंगे तो नीड टू नो, व्हाई डू यू नीड दिस इंफॉर्मेशन? अगर आपका कोई लेजिटिमेट पर्पस है तो हम आपके साथ शेयर करेंगे, अदरवाइज हम शेयर नहीं करेंगे। ये थर्ड में क्या वॉल वॉल बनवा ली? ये क्या है?
ये कौन सी वॉल होती है? चाइनीज वॉल? ये क्या हुआ? मतलब कंपनी में वॉल बनवा लो? द कोड ऑफ कंडक्ट शैल नॉर्म्स फॉर एप्रोप्रिएट चाइनीज वॉल प्रोसीजर। देखो इस चैप्टर के एंड में जो वो ग्लॉसरी वगैरह दी होती है उसमें कहीं दिया है मीनिंग इसका? बुक के एंड में ना देखना, चैप्टर के एंड में देखना, कहीं दिया है? ना दिया हो तो फिर हम बताएं, दिया है ना? चाइनीज वॉल समझ गए? चाइना की वॉल में क्या खासियत थी? द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना सुना है ना आपने? कह रहे हैं हाँ उस तरह से एक वॉल, मतलब एक आर्टिफिशियल बैरियर क्रिएट कर लीजिए कि आपकी कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन क्रॉस जाए ना, बाहर जाए ना। तो ऐसा सिक्योरिटी प्रोसीजर्स रखिए कि यूपीएसआई की शेयरिंग ना हो। ओके आगे देखिए, डेजिग्नेटेड पर्सन में एग्जीक्यूट ट्रेड सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विद दीज रेगुलेशन। डेजिग्नेटेड पर्सन ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए उनको इस रेगुलेशन का कंप्लायंस करना पड़ेगा। जैसे क्या करना पड़ेगा? कोई एक कंप्लायंस बताइए, डेजिग्नेटेड पर्सन को ट्रेड करने के बाद क्या करना पड़ेगा? कॉन्टिन्यूअल बेसिस पे डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर? 2 days के अंदर। कब? अगर वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन 10 लाख से ऊपर हो। ठीक है? The trading window shall be closed when compliance officer determines that a designated person can reasonably be expected to have possession of UPSI। ये कौन समझाएगा? पहले तो बताओ, अगर लिखा है ट्रेडिंग विंडो शैल बी क्लोज्ड, इसका मतलब ट्रेडिंग अलाउड होगी कि नॉट अलाउड होगी? ट्रेडिंग विंडो कोई विंडो नहीं है। ट्रेडिंग विंडो ओपन एंड क्लोज का मतलब जब ट्रेडिंग अलाउड होती है तो बोलते हैं ट्रेडिंग विंडो इज ओपन, और जब ट्रेडिंग बंद करी हुई है तो बोलेंगे ट्रेडिंग विंडो इज क्लोज्ड। अब कह रहे हैं अगर इनको लगता है डेजिग्नेटेड पर्सन ट्रेडिंग कर सकता है, लेकिन अगर इनको लगता है डेजिग्नेटेड पर्सन के पास यूपीएसआई है, तो उसके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? कि उसको ट्रेड करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। ठीक है? 7th वाला, वैसे तो 5 ही कर लेना, 7th एक बार और देख लो। Designated person or their immediate relatives shall not trade when the trading window is closed। ठीक है? Any doubt? ये एक बार रीड करने हैं आपको सारे, इसके वाले पढ़ लेना, मिनिमम स्टैंडर्ड्स वाले के। याद 5 करिएगा, लेकिन रीड सारे कर लीजिएगा। हो जाएगा? पक्का? हम अज्यूम करें कि आप पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? हम पढ़ाएं? कुछ हाँ ना बोलना पड़ेगा। रीड कर लेंगे एक बार, रीड करके डाउट पूछ लेंगे। उसमें लिखो h.w.homework 20 तक के पॉइंट्स हैं, ये आपको पढ़ना है। पक्का? अगर आपने पढ़ के पूछ लिया तो ठीक है, और पढ़ के नहीं पूछा तो हम क्या डीम्ड मान लेंगे कि आपको सब समझ में आ गया है ना? यही सच होगा। पूछेंगे आप, है नहीं? ठीक है, ओके। फिनिश कर लें क्या? खत्म ही हो गया। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म पे आ जाओ। वो लास्ट में चेकलिस्ट है, परेशान ना हो, ये वो नहीं करना, चेकलिस्ट है। देखिए, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर प्रिवेंशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म मतलब कंपनी लेवल पे क्या करना है इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए। फर्स्ट कह रहे हैं द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैनेजिंग डायरेक्टर, इन सबके 5-5 पॉइंट कर लेना। पहला था मिनिमम वो कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर के, कोड ऑफ कंडक्ट के, और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के। ठीक है, 5-5 पॉइंट्स कर लीजिएगा। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर और सच एनालॉगस पर्सन shall put in place adequate and effective system of internal control। कह रहे हैं आपको अपने यहाँ के इंटरनल कंट्रोल इतने स्ट्रॉन्ग रखने होंगे कि इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो। अब इंटरनल कंट्रोल में क्या करना है वो देखो, पॉइंट्स नीचे दिए हुए हैं, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट देखो क्या है। फर्स्ट देखो क्या हुआ, all employees who have access to UPSI will be considered as designated person। क्योंकि ध्यान दीजिए जितने भी रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर लग रहे थे वो किसके ऊपर लग रहे थे? डेजिग्नेटेड पर्सन के ऊपर। तो ये कह रहे हैं पूरी कंपनी में जिन जिन एम्प्लॉइज के पास कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उन सबको क्या मान लिया जाएगा? डेजिग्नेटेड पर्सन। सेकंड देखो, all the UPSI shall be identified and its confidentiality shall be maintained as per the requirement। ये किसको इंश्योर, ये काम किसको करने? कंपनी को। कंपनी के बेसिस पे कौन कर रहा है? सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। नेक्स्ट देखो, सी पॉइंट बताइए क्या है?
adequate restrictions shall be placed on communication or procurement of UPSI. ना ही UPSI किसी को communicate की जाएगी और ना ही बाहर वाले उसको लेंगे. डी देखो, ये भी पढ़ा है आपने, अब सब रिपीटेड पॉइंट्स हैं. हाँ, कह रहे ऑल द एम्प्लॉइज एंड अदर पर्सन विद हुम यूपीएसआई इज शेयर्ड शैल बी मेंटेन. कह रहे इनका डेटा मेंटेन करना पड़ेगा. बताओ इसको क्या बोलते थे? स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस. याद आया? स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस मेंटेन करना पड़ेगा. एंड ये क्या कह रहे हैं? कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट करना पड़ेगा उनके साथ. याद आया ये पॉइंट? जिसके जिसके साथ हम यूपीएसआई शेयर करेंगे उनके साथ कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट करना पड़ेगा. ये सारे जो पॉइंट्स हैं यही इंटरनल कंट्रोल है जो कंपनी को मैनेज करना है. ठीक है. उसके बाद ये देखिए बस इतना देख लो. कह रहे हैं जो भी सीईओ हैं या मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, दे शैल इंश्योर द कंप्लायंस विद दीज रेगुलेशन. नेक्स्ट पॉइंट में कौन कंप्लायंस चेक कर रहा है? ऑडिट कमिटी. कह रहे ऑडिट कमिटी शैल रिव्यू कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ दीज रेगुलेशन एटलीस्ट वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर. पूरे साल में एक बार ऑडिट कमेटी को चेक करना पड़ेगा कि कंपनी जो है इनसाइडर ट्रेडिंग के प्रोविजंस को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है. ठीक है. ये पॉइंट एक पढ़िए. किस चीज की बात कर रहे हैं ये? लीक ऑफ यूपीएसआई. समझ गए? कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी, वो लीक हो गई. ऐसे सिनेरियो में आपने क्या सिस्टम, क्या तैयारी करके रखी है? ठीक है. अगर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक हो गई है तो कंपनी को अच्छा वैसे क्या करना चाहिए? खुद ही पब्लिक डिस्क्लोजर कर देना चाहिए ताकि कोई उसका यूज ना कर सके. ठीक है. ये बताओ क्या है? द लिस्टेड कंपनी शैल हैव अ विसल ब्लोअर पॉलिसी एंड मेक एम्प्लॉइज अवेयर ऑफ सच पॉलिसी टू रिपोर्ट इंस्टेंसेस ऑफ लीक ऑफ यूपीएसआई. याद आया? विसल ब्लोअर पॉलिसी, विजिल मैकेनिज्म. कह रहे हैं अपने एम्प्लॉय से कह दीजिए अगर कहीं से कोई लीक ऑफ यूपीएसआई की बात आती है तो वो इमीडिएटली विसल ब्लोअर पॉलिसी के थ्रू रिपोर्ट करे. किसको? चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमेटी को. ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग. ठीक है. तो ये पॉइंट्स आ जाएंगे किसके अंदर? इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म. तो 5 फेयर डिस्क्लोजर के कर लीजिएगा, 5 कोड ऑफ कंडक्ट के और 5 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के. ठीक है. इन केस ये क्वेश्चन आता है, वैसे भी तो नहीं आया है. ये बताइए, हम लोग पढ़ चुके हैं पेनाल्टी फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग. पहले तो बताओ पेनाल्टी फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग इस रेगुलेशन के कौन से रेगुलेशन नंबर में दिया है? सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन में दिया है? सेबी एक्ट में दिया है, इस रेगुलेशन में नहीं दिया है. और कितनी पेनाल्टी थी बताओ? सबसे पहले पढ़ी थी 10 लाख which may extend to 25 crore और 3 times the amount of gains made, profits made. ठीक है. ये वही है. देखिए ये पढ़ चुके हैं हम लोग. ओके. नेक्स्ट ये देखो क्या लिखा है? If any person contravenes or attempts to contravene the contravention of the provisions of this act, or if any person fails to pay the penalty. अब ये देखिए क्या बात कर रहे हैं कि अगर आपने इस एक्ट को फॉलो नहीं किया then he shall be punishable with imprisonment for a term which makes it 10 years. तो ये किस चीज की पेनाल्टी? अभी तो आप बता रहे थे वो 10 लाख और 25 करोड़. फिर ये किस चीज की पेनाल्टी है? 10 साल और 25 करोड़. वो किस चीज की पेनाल्टी थी और ये किस चीज की पेनाल्टी है? वो इनसाइडर ट्रेडिंग की थी. और ये किस चीज की है? ये अगर आपने इस रेगुलेशन के बाकी चीजों को फॉलो नहीं किया, जैसे कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर नहीं बनाया, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बनाया, डिस्क्लोजर्स नहीं करे, इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं हुई, लेकिन ये सब नहीं करा, तो ये पेनाल्टी है. और अगर इनसाइडर ट्रेडिंग करी है किसी पर्सन ने तो वो वाली है. आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में? इफ एनी पर्सन अटेम्प्ट्स और कॉन्ट्रीब्यूट टू अटेम्प्ट्स द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट. ओके. और राइट हैंड साइड में जो दिए वो क्या है? इफ एनी पर्सन फेल्स टू पे द पेनाल्टी इम्पोज. अब आपके ऊपर जो पेनाल्टी लगी आपने वो पे नहीं करी तो क्या हो जाएगा? फिर इम्प्रिजनमेंट हो जाती है फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 1 month but which may extend to 10 years or a fine which may extend to 25 crores. ओके. तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग करने की है और ये एक्ट फॉलो ना करने की है. जैसे इन्होंने कहा डेजिग्नेटेड ऑफिसर अपॉइंट कर लो, कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर बना लो, ट्रेडिंग प्लान अप्रूव करवा लो, ये सब अगर नहीं किया तो ये पेनल्टी लगेगी. नाउ सेबी ने डिसीजन दिया है. एपिलेट ट्रिब्यूनल कौन होता है सेबी का? सैट. ये पता है आपको? सेबी का एपिलेट अथॉरिटी सैट होती है, सिक्योरिटीज एपिलेट ट्रिब्यूनल. जैसे एनसीएलटी की एनसीएलएटी होती है, वैसे ही सेबी ने अगर कोई ऑर्डर पास किया है
तो सेबी की जो अथॉरिटी होती है जिसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है वो कौन होता है? सैट। देखिए कितने दिन में अपील फाइल कर सकते हैं? मे प्रेफर अपील विद इन अ पीरियड ऑफ 45 डेज। बस अब ये देख लो आपका काम क्या है। देखिए ये जो कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर बनना था, कोड ऑफ कंडक्ट बनना था, इनिशियल डिस्क्लोजर, ठीक है, ये सारी चीजें कोड्स बना कौन रहा था? जिसके 5-5 पॉइंट आपने याद करे। समझ में आया? जिसके 5-5 पॉइंट अभी आप याद कर रहेंगे वही डिटेल में आगे जाके किसको बनाना होगा? कंप्लायंस ऑफिसर यानी सीएस को। ओके। प्री क्लियरेंस ऑफ ट्रेड, इसमें भी 5 पॉइंट्स कर लेना, जो इजी इजी है वही कर लीजिएगा। ये देखो 18th वाला इजी है। एक 22 वाला पॉइंट देखो, अभी हम लोग बात कर रहे थे ट्रेडिंग विंडो ओपन, ट्रेडिंग विंडो क्लोज्ड। ये देखो क्या लिखा है, इंश्योर दैट ट्रेडिंग विंडो इज क्लोज्ड एट द टाइम ऑफ, मतलब इन समय पर ट्रेडिंग विंडो क्लोज्ड है, यानी ट्रेडिंग करना अलाउड नहीं होगा। देखो कौन कौन से टाइम है ये, यहाँ पर हमेशा प्राइस चेंज होगा ही होगा, फ्लक्चुएशंस इन प्राइसेस एक्सपेक्ट होंगे, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, इशू ऑफ सिक्योरिटी, राइट, बोनस या एनी मेजर एक्सपेंशन प्लान, अमेल्गमेशन, मर्जर, इन सारी सिचुएशंस में माना जाता है कि प्राइस चेंजेस होंगे ही होंगे, इसलिए इस समय पर ट्रेडिंग विंडो क्लोज्ड होगी। अच्छा बताओ, अगर ट्रेडिंग विंडो क्लोज्ड है तो उस समय पे डेजिग्नेटेड पर्सन ट्रेड कर सकते हैं? कोई ट्रेड नहीं कर सकता। व्हेन द ट्रेडिंग विंडो इज क्लोज्ड देन ट्रेडिंग इज नॉट अलाउड। नहीं वो तो कर सकते हैं क्योंकि उनके लिए ट्रेडिंग विंडो एप्लीकेबल ही नहीं, उनको पता ही नहीं होगा, इनको तो इनसाइडर को तो पता होगा ना ये सब, इसलिए नॉर्मल तो कर सकते हैं। बस अब ये है चेकलिस्ट अंडर सेबी। चेकलिस्ट समझते हो क्या क्या करना है? वही रिपीटेड पॉइंट्स है सेम। चेकलिस्ट फॉर कंप्लायंस ऑफिसर, कि कंप्लायंस ऑफिसर को क्या क्या करना है? पॉलिसीज बनानी है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, मेंटेनेंस ऑफ यूपीएसआई, अगेन 5 पॉइंट्स ओनली। फिर ये है देखो चेकलिस्ट फॉर केएमपी, चेकलिस्ट फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी इस रेगुलेशन ने बता दिया किसके क्या क्या काम है। अच्छा चेकलिस्ट फॉर केएमपी में देखो लिखा है इंक्लूडिंग कंपनी सेक्रेटरी, और काम कितने लिखे हैं? कह रहे यही कर लो, है ना, टू मेक इनिशियल एंड कॉन्टिन्यूस डिस्क्लोजर्स एज प्रिस्क्राइब। बस दैट्स इट, इतना ही है ना। हाँ चेकलिस्ट पॉइंट्स इसके अंदर सब सेम है, अगर आपका मन करे तो 5 पॉइंट्स कर लीजिएगा, अदरवाइज छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो तब भी चेकलिस्ट आ गई तो क्या करोगे? पूरा चैप्टर लिख देना। एक्चुअली बात ये है ना, जितना पढ़ने को कह रहे हो उतना पढ़ लो, अगर तो वो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। रूल तो यही कहता है कि सीएस के एग्जाम में यू कैन नॉट लीव एनीथिंग, तभी हम आपसे कह रहे 5 कर लेना, सिर्फ 5 कर लेना, क्योंकि हमें इतना यकीन है कि आप 5 के 10 बना सकते हैं, तो कुछ तो होगा लिखने को, 0 से बेटर है 1 नंबर तो मिल ही जाए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग। मेन वही था, रेगुलेशन 3, 4, 5, रेगुलेशन 7, ठीक है, पेनाल्टी, ये सब इंपॉर्टेंट पोर्शन था। लास्ट वाला जो है उसके कुछ कुछ पॉइंट्स कर लीजिएगा, उतना सफिशिएंट है, ओके।